182, which deals with the safe practices in workover and well stimulation operation. इस प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करते समय मुझे जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मिली मेरे हिसाब से वो आप सबके साथ पहले शेयर करता हूँ. OISD stands for Oil Industry Safety Directorate, which is a technical directorate under Ministry of Petroleum and Natural Gas. The objective is to formulate and standardize self-regulatory measures for enhancing the safety in oil and gas industry in India. Basically, OISD नाम से ही पता है, सेफ्टी को एनहांस करने के लिए ये लोग स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करते हैं. 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं इनके पास. One is called guidelines, other is recommended practices, and third is the standard. गाइडलाइन में आप देखेंगे हमेशा GDN वर्ड यूज होता है. ये कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे GDN लिखा हुआ है. रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस का एब्रिविएशन जो है RP होता है, एंड स्टैंडर्ड्स का STD. एज सच मुझे कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं मिला इनका कि कैसे ये तीनों को इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है. बट एज पर द नेम सजेस्ट, गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस में कुछ डेविएशन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में ले सकते हैं, whereas standards are fixed. Another thing is the overall status of the documents. There are 122 documents, out of which 101 are advisory in nature and 21 are mandatory. मैं यही समझता था कि OISD के हर गाइडलाइन जो हमें देते हैं या स्टैंडर्ड देते हैं वो कंपल्सरी है. ऐसा नहीं है. As per their website, only 21 standards are mandatory. Mandatory कौन है? जो कि किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस ने अडॉप्ट किए हैं. सिर्फ वही जो स्टैंडर्ड्स हैं वही मैंडेटरी हैं. कहीं भी अगर दो शब्द अगर हम ध्यान दें कि रूल्स आता है या रेगुलेशन आता है, दैट बिकम्स ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. लाइक पेट्रोलियम रूल्स 2002, गैस सिलेंडर रूल्स 2016, स्टैटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल रूल्स 2016, OMR 2017. जैसे ये पर्टिकुलर जो गाइडलाइन है 182, ये OMR 2017 में इंक्लूडेड है. So this guideline becomes a mandatory for oil and gas industry. Next. इस गाइडलाइन का फर्स्ट एडिशन 2000 में आया, सेकंड 2010 एंड रिवीजन सेकंड रिवीजन आया 2018 में. इंट्रोडक्शन में जस्ट ब्रीफली बता देता हूँ कि वर्क और वेल स्टिमुलेशन क्या होता है. हम सबको मालूम ही है. टू मेंटेन और रिस्टोर प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल एंड गैस वेल एंड इंजेक्टिविटी ऑफ यूटिलिटी वेल्स एंड ऑल्सो फॉर वेल अबेंडनमेंट. हम अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ डाउनहोल इक्विपमेंट, केसिंग रिपेयर्स, वाटर गैस सैंड कंट्रोल, जोन ट्रांसफर, सीमेंटिंग ऑपरेशंस, हम सबको मालूम ही है. स्टिमुलेशन इंक्लूड्स एसिडाइजेशन, हाइड्रो फ्रैक्चरिंग, सॉल्वेंट जॉब, CTU, हॉट ऑयल, नाइट्रोजन एप्लीकेशंस. यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो इस डॉक्यूमेंट में, इस गाइडलाइन में जो प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं, वो मोस्टली 90% ऑफ देम वी आर फॉलोइंग. कुछ हैं जो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा डेविएशन लेते हैं, बट अदरवाइज मैक्सिमम हम फॉलो करते ही हैं. नेक्स्ट. The document first of all talks about the safety of the personnel. Starting from the top is the safety helmet, body protection plate, cotton and fire retardant overalls, hand protection, hand gloves, rubber hand gloves, job specific hand gloves such as impact gloves, etc. Foot protection, safety shoes for electrical persons, electrical resistant shoes, eye protection, safety glasses, shields, goggles, welding helmet, handheld shield, welding goggles. जनरली हम ग्लासेस और गॉगल्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं यूज में. लेकिन ग्लासेस वो हैं जिसमें कि दे आर नॉट एयर टाइट.
वेयर एज द गॉगल्स जो है वो उनको कहा जाता है जो कि एयर टाइट होती हैं। इसी तरह वेल्डिंग हेलमेट एंड हैंड हेल्ड शील्ड, वेल्डिंग हेलमेट और दोस्त जो हम सिर के ऊपर हेलमेट भी है और साथ में आगे फ्रंट में शील्ड भी है, वेयर एज द हैंड हेल्ड शील्ड में वो हैंड मतलब कि हेड प्रोटेक्शन नहीं है, सिंपली आप सामने उसको हाथ में पकड़ के वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट इज ईयर प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ ईयर मफ्स एंड प्लग्स। जनरली इनका रेटिंग जो है 30 to 33 NRR है, दैट इज नॉइज रिडक्शन रेशियो। इनका रेंज 0 to 33 रहता है, हाईएस्ट क्वालिटी इज 30 to 33 NRR। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ SCBA, दैट इज सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus, और जहाँ पे ब्रीदिंग apparatus के साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर अटैच्ड होता है। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन सिलेंडर अटैच नहीं है देन इट इज सप्लाइड एयर ब्रीदिंग apparatus। हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम PPE यूज कर रहे हैं वो इधर इट शुड बी ISI मार्क और it should be approved by OSHA, that is Occupational Health, Occupational Safety and Health Administration USA। जो स्टैंडर्ड PPE से डील करता है दैट इज 155, एंड जो रिप्लेसमेंट से डील करता है, रिप्लेसमेंट ऑफ PPE से 184। दिस वाज न्यू टू मी बिकॉज आई थॉट कि ओनली देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर PPE, नहीं उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी अलग से एक स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट, hearing protection, as we all know we work in a high noise area, so हमें ईयर प्लग्स या ईयर मफ्स यूज करने चाहिए। इसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल नॉइज एक्सपोजर लेवल है वो यहाँ पे टेबल में दिया गया है, दैट इज जैसे कि अगर साउंड लेवल 85 डेसिबल्स है तो ड्यूरेशन 12 आवर्स पर डे तक हम उसको बेयर कर सकते हैं, और जैसे जैसे डेसिबल लेवल बढ़ता जाता है ड्यूरेशन 114, जैसे 115 डेसिबल में सिर्फ आपको 1/4 मीन 15 मिनट्स तक ही उसको डील कर सकते हैं। जैसे जैसे आप देखिए कि साउंड का लेवल बढ़ता जा रहा है, ड्यूरेशन परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट जो ड्यूरेशन है वो रिड्यूस होता जाता है। नेक्स्ट, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट। पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट में फर्स्ट इज द फॉल प्रोटेक्शन, वी ऑल नो वी कॉल इट एज FPD, बट द डॉक्यूमेंट इज पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम। जहां भी 3 मीटर अबव रिग फ्लोर अगर हम काम करने जाते हैं तो वी शुड ईदर हैव PFAS और FPD as we call, और सेफ्टी नेट सिस्टम। PFAS जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वन इज फुल बॉडी हार्नेस, हमें मालूम ही है, वन इज एंकरेज एट द टॉप एंड लेनियार्ड जो रस्सी बांधी होती है फुल बॉडी हार्नेस और एंकरेज के बीच में। द मैक्सिमम परमिसिबल ड्रॉप इन केस ऑफ अ स्लिप इज 1.8 मीटर्स। अगर आदमी फिसल के गिरता है तो वो FPD ऐसा होना चाहिए कि 1.8 मीटर से ज्यादा वो नीचे ना जा सके। नेक्स्ट इज टीड, वी ऑल नो टॉपमैन इमरजेंसी एस्केप डिवाइस which is an auxiliary means for escape for the topman. It should be securely anchored, जैसे हम उसको ग्राउंड में एंकरिंग करते हैं, clear of any obstruction with a braking provision and a soft landing facility. The documents also talk about the मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, आदमी को किस तरह की जो लोग क्रू एम्प्लॉयड है उसको किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, या हम कोई ट्रीटमेंट देना है तो या कोई मेडिकल इमरजेंसी को डील करना है तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव फर्स्ट एड ट्रेनिंग एंड वी शुड हैव अप्रूव्ड फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स ऑफ नियर बाई मेडिकल फैसिलिटी। ये हम कोशिश करते हैं, हर दिक पे जाते हैं तो कोशिश करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये नंबर जो है यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि लोगों को पास का हॉस्पिटल तो पता होता है लेकिन नंबर नहीं मालूम होता है, तो ये एक पॉइंट है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन इमरजेंसी कंटीजेंसी प्लान हमें ऑर्गेनाइजेशन का मिलता ही है, इमरजेंसी व्हीकल इज ऑल्सो देयर एंड पोस्टर्स
कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और इलेक्ट्रिक शॉक के डिस्प्ले में होने चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम द केमिकल्स, वो कई तरीके से हो सकते हैं। वन इज बाय इनहेलेशन, मीन्स सांस के थ्रू, इंजेक्शन, कुछ चीज हमने खा लिया है, स्किन कांटेक्ट, आई कांटेक्ट। इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस जो हैं वो OISD GDN 166 में कवर्ड है। नेक्स्ट, it covers the MSDS. We all know the full form, Material Safety Data Sheet. Exactly, Material Safety Data Sheet में क्या क्या जानकारी हमारे पास होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज हैंडलिंग प्रोसीजर्स। उस केमिकल को हमें हैंडल कैसे करना है, यहाँ से वहां रखना कैसे है, उसको स्टोर कैसे करना है, अगर हमें उसे कैरी करना है तो क्या सेफ्टी लेनी है। सो दैट इज कवर्ड अंडर द हैंडलिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट इज द हेल्थ इफेक्ट। अगर किसी वजह से, अगर किसी गलती से वो केमिकल हमारे ऊपर गिर जाता है या हमारी आंख में या हमारे स्किन पे इफेक्ट करता है तो क्या होगा, हमारे पास क्या क्या उस केमिकल के बैड इफेक्ट्स होंगे। दैट इज कवर्ड अंडर द हेल्थ इफेक्ट। अगर गलती से वो गिर जाए तो फर्स्ट एड हमें क्या देनी है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। स्पिल हैंडलिंग, अगर वो केमिकल जमीन पे गिर जाए तो हमें उस केमिकल को कैसे डाइल्यूट करना है या उसके रिस्क को कैसे mitigate, that is the spill handling. This should be displayed in the local languages, and the standard which covers this is 114. So MSDS के 4-5 भाग हैं। तो हम जब भी MSDS बनाएं, हालांकि हमें काफी सारी तरह अवेलेबल है, तो हमें देखना है कि हम इस तरह हैंडलिंग प्रोसीजर, हेल्थ इफेक्ट, फर्स्ट एड और स्पिल हैंडलिंग, ये चारों चीजें, ये चारों एरियाज उसमें कवर होने चाहिए। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन। OSD standard 182 says minimum 2 independent communication should be available, and जो equipment जो होना है हमारे पास, that should be suitable to the hazardous zone, and it should be mechanically also tough. By the way, गिर जाता है या कुछ उससे टकरा जाता है तो it should be hard basically. And as we all know, mobile phones are prohibited in the operational areas. And emergency response planning. Fire drill, we all doing. Recommended जो लेटेस्ट ड्रिल के लिए कहा गया है, that is coming from this place. इस OSD स्टैंडर्ड को रेफर करके उन्होंने अब रिग अबैंडनमेंट ड्रिल हम लोगों को करने को कहा गया, which we have already started doing also. इन ड्रिल्स को डे टाइम एज वेल एज ऑड आवर्स में किया जा सकता है या करना चाहिए, एंड द guideline which covers the emergency response preparedness is 227. कोहली जी, हाँ जी, ये ऑड आवर में कुछ डिफाइन किया है क्या, कितना बजे से कितना बजे ऑड आवर मान रहा है वो OSD? एक्चुअली इसने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, लेकिन जब हम उसका जो नॉइज लेवल के बारे में जब हम बात करते हैं, मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था कि 85 डेसिबल्स तक जो है वो हम 12 घंटे उस आवाज को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो 85 की जगह 75 बोलता है, जो कि हमारे जो हमें जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं वो भी 75 बोलते हैं। CPCB एज वेल एज गुजरात स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल भी 75 बोलता है। उन वहां पे डे टाइम और नाइट टाइम डिफाइन किया है उन्होंने। डे टाइम वो गिनते हैं सुबह 6 से रात को 9 बजे तक, और नाइट टाइम गिनते हैं रात को 9 से सुबह 6। अच्छा, अदरवाइज 9 से 6 ऑड आवर मान सकते हैं फिर? हाँ जी, 9 से 6 को हम ऑड आवर्स मान सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये एक इफेक्टिव तरीका है इंजरीज को या इंसिडेंट्स को रिड्यूस करने का। अब कहाँ करनी चाहिए? ऐसा कोई काम जहां पे हमें हजार्ड हो, जहां पे खतरा है। दूसरा, भले वो रूटीन नेचर का हो, रूटीन है लेकिन हजार्ड है, तो हमें वहां पे करना है जॉब सेफ्टी एनालिसिस।
नंबर 2, अनकॉमन या सेल्डमली परफॉर्म जॉब, जो हम कभी कभी करते हैं, और कोई ऐसा जॉब जो दिन में करने से और रात में करने से डिफरेंस आता है उसमें, तो विच इज अफेक्टेड बाय द नाइट टाइम, उसमें भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस मस्ट है। सेफ्टी मीटिंग्स, सेफ्टी मीटिंग जो है वो हमारी प्री ऑपरेशंस मीटिंग के अलावा होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग फॉलो करते हैं, PWC हम करते हैं, टूल बॉक्स टॉक हम करते हैं, प्री ऑपरेशन मीटिंग्स बेसिकली टूल बॉक्स टॉक, उसके अलावा सेफ्टी मीटिंग्स भी हम लोग भी करते हैं, गाइडलाइन भी वही कहती है। इट शुड बी periodically conducted under normal circumstances, एंड अगर कोई काम ऐसा है जिसके लिए हमें फ्रेश इंस्ट्रक्शंस चाहिए, तो वहां भी ऑन द जॉब सेफ्टी मीटिंग करनी है। अब इन सेफ्टी मीटिंग्स में क्या होना चाहिए, क्या उसका कंटेंट होने चाहिए, इस डॉक्यूमेंट में काफी क्लियरली डिफाइंड है। जैसे कि कई बार हमारे HSC डिपार्टमेंट बोलते हैं कि वहां पे आप टूल बॉक्स टॉक में PPE लिखते हो, या उनका कहना है पीपी ही लिखते हो। एक्चुअली PPE भी उसका एक पार्ट है, सिर्फ PPE नहीं, बट वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज यूज ऑफ PPE, वो हमें उनको टाइम एंड अगेन रिमाइंड कराना ही है। नंबर 2, use of and maintenance of fire extinguishers can be discussed. First aid procedures can be discussed, rather should be discussed. Well-controlled procedures, permit to work system, and inspection procedure या operation of particular equipment, ये सारे चीजें जो हैं हम सेफ्टी मीटिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं। ये बात सही है कि हम लोग पहले पास्ट में PPE के ऊपर भी लिखा करते थे, ग्रेजुअली लोग अब ऑपरेशन से रिलेटेड पॉइंट्स भी लिखने लग गए हैं। यहाँ मैं सारे आईएम से ये कहना चाहूंगा कि आप ये 6 पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान में रखिए, अपने ध्यान में रखिए जब आप सेफ्टी मीटिंग्स करते हैं, जिसमें यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स और फर्स्ट एड प्रोसीजर्स मैंने कहीं देखे नहीं है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ये सब पॉइंट्स भी डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, सेफ्टी, H2S सेफ्टी। हालांकि हम में इसका एक्सपोजर बहुत कम है। एक मेरी जानकारी में वासना फील्ड में ये प्रॉब्लम है, जहां हमें H2S कई वेल में मिली है। इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूंगा कि इट इज अ वेरी डेंजरस एंड डेडली गैस। इसकी परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट जो है विदाउट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन एज पर ओशा इज 10 ppm फॉर 8 आवर्स, या एक वीक में 40 घंटे। दिस इज द परमिसिबल लिमिट विदाउट SCBA। इसकी एक और लिमिट है STEL, दैट इज शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। यहाँ है 15 ppm 15 मिनट। आप ध्यान इस बात के दीजिए कि 10 ppm से 15 ppm कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो 8 घंटे से घट के इमीडिएटली 15 मिनट हो जाती है। इट मींस कि 10 और 15 ppm में कंसंट्रेशन का बहुत फर्क है, मतलब इफेक्ट का बहुत फर्क है। कंसंट्रेशन तो टेक्निकली सेम रहेगी, 10 और 15 ppm ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसका जो 10 ppm का इफेक्ट और 15 ppm का इफेक्ट है, बहुत ज्यादा फर्क है। तभी उसकी एक्सपोजर लिमिट सडनली 8 आवर से घट के 15 मिनट रह जाती है। एंड देयर इज वन मोर डेंजरस लिमिट which is 100 ppm, that is called a fatal limit। अगर किसी ने 100 ppm इनहेल कर लिया तो आदमी इमीडिएटली खत्म हो जाता है। अलार्म हमें सबको मालूम है 10 ppm पे सेट है, तो इसका मतलब है कि जैसे अलार्म आता है, अगर वो 10 ppm से मोमेंट ज्यादा आता है तो घबराना नहीं है। 8 घंटे तक तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन अगर 10 ppm से ज्यादा आता है तो इमीडिएटली उस सोर्स को हमें ज्यादा अलार्म आने से ही हमें सोर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा आता है तो इमीडिएटली काम बंद करके उस सोर्स को कट ऑफ करना चाहिए। इसके लिए हमें कौन से रेस्क्यू करना है, इसके हमें प्रोटेक्टिव ब्रीदिंग अपरेटस यूज करना है, जिसे हम SCBA कहते हैं, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस। कभी भी हमें H2S एरिया में एंटर करना है तो बडी सिस्टम फॉलो करना है, अकेले आदमी को नहीं जाना है। 2 आदमी जाएंगे, एक आदमी काम करेगा और एक आदमी सुपरवाइज करेगा, क्योंकि जो काम कर रहा है उसका ध्यान है
काम में, और जो सुपरवाइज कर रहा है वो देख रहा है कि काम ढंग से हो रहा है, कोई उसमें रिस्क तो नहीं है। 2 आदमी मिनिमम जाएंगे बड़ी सिस्टम फॉलो करते हुए, और जो अगर कोई आदमी वहां फंस गया तो उस आदमी को फ्रेश एयर वहां उस एटमॉस्फेयर से निकाल के फ्रेश एयर में लाएंगे, और अगर विक्टिम अनकॉन्शियस हो गया तो उसको माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रिससिटेशन देंगे। This is covered under RP 201, that is environment management in E&P industry. एक और इस गाइडलाइन में, हालांकि ये पूरा जो OSG स्टैंडर्ड है, इट इज 50 पेजेस, 50 पेजेस एंड वेरी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो काफी ज्यादा जानकारी है। मैंने उसमें से जो जो हमारे रेलिवेंट हैं, जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी उन्हीं को लिखा है, और समराइज करने की कोशिश करी है 15 से 20 स्लाइड्स में। हालांकि 50 पेज डॉक्यूमेंट है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज जो है बीओपी स्टैक कॉन्फ़िगरेशन मुझे लगा, जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। किस प्रेशर रेटिंग पे हमें बीओपी स्टैक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? इट इज वेरी क्लियरली डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। अप टू 3000 psi, 1 blind RAM, 1 pipe RAM, minimum 3000 और 5000 psi. Next, up to 5000 psi जो हम लोग यूज करते हैं, for all wells except gas wells, we can say oil wells and utility wells also, 1 blind and 1 pipe, minimum 5000 psi जो हम लोग यूज करते ही हैं। गैस वेल के लिए ध्यान दीजिए, 1 blind shear ram है, it's not blind ram, it's shear ram and pipe ram, minimum 5000 psi. Again, 5000 and 10,000, all wells except gas wells, 1 blind, 1 pipe, minimum 10,000. For gas wells, 1 blind, shear ram and 1 pipe ram. यहाँ पे एक वेरिएबल रैम का ऑप्शन हमें एक्स्ट्रा मिलता है। नेक्स्ट, for pressure rating more than 10,000 psi up to 15,000 psi, 1 annular preventer, minimum 10,000, 1 blind shear ram and 1 pipe ram, minimum 15,000 psi. अब मैंने इन 2 स्लाइड्स में आपको काफी सारी अंग्रेजी बता दी, काफी सारे कॉम्बिनेशन दे दिए। उस पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ 2 चीजों का ध्यान दीजिए। पहली बात, 10,000 psi को कट ऑफ लीजिए। 10,000 psi से अगर कम है तो हमें 2 ही रैम चाहिए, 10,000 psi से ज्यादा है तो 3 रैम चाहिए। विद इन 10,000 psi 2 कैटेगरीज हैं, ऑयल वेल, गैस वेल। ऑयल वेल में ब्लाइंड एंड पाइप, और गैस वेल में shear ram and pipe ram. Annular preventer only above 10,000 psi. Next. That covers the workover part. Then comes the stimulation part. ये first slide journal सबका revision है. Various equipments used in simulation operations are fracturing pumps, fracturing tanks. Yes sir. ये जो ब्लाइंड रैम, शेयर रैम का वो एक बार दोबारा रिपीट कीजिए उस रिक्वायरमेंट। सर मैं जो क्रक्स बता देता हूँ, हमें देखना है 10,000 psi। एक आप याद रखिए, 10,000 psi से अगर कम है तो हमें 2 रैम चाहिए, 10,000 psi से ज्यादा है तो 3 रैम चाहिए। मैं स्लाइड भी दिखाता हूँ। 3,000 हो, 5,000 हो या 10,000 हो, हमें ऑयल वेल्स एंड यूटिलिटी वेल्स के लिए एक ब्लाइंड और एक पाइप चाहिए सर, जो हम करते हैं। अगर गैस वेल है देन वी नीड टू हैव ए shear ram and pipe ram. मतलब blind ram should be replaced with a shear ram in case of gas wells. That is up to 10,000 psi sir. Am I clear sir? हाँ, बिलो 5 होने से भी शेयर रैम चाहिए गैस वेल में। गैस है तो सर। ओके ओके ओके, ठीक ठीक। और अगर हम 10,000 से ऊपर जाते हैं तब हमें एनुलर प्रिवेंटर चाहिए सर, मिनिमम 10,000 psi का, along with blind and pipe. ठीक। Okay. Next, that covers the walkover part. In short, I will like to cover the stimulation also. A brief summary
of the equipment which are used in the simulation are इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि इसको पढ़ के मुझे यही लगा कि सारा WSS में दो ही चीज मेन है, एक पंपर है और एक टैंकर है। कोई भी ऑपरेशन है उनका एक स्टोरेज ऑफ केमिकल है, दैट इज अ टैंकर, एंड एक पंप है जो पंप करता है। सो द इक्विपमेंट इज लाइक फ्रैक्चरिंग पंप्स एंड देन फ्रैक्चरिंग टैंक्स, एसिड पंपर, एसिड टैंकर, सैंड डंपर। सैंड डंपर हम यूज करते हैं HF वेल्स में, जहाँ HF जॉब में जो सैंड कैरी करता है, जिसके गेट वॉल्स होते हैं। नॉट गेट वॉल्स, देयर आर गेट्स जहाँ से सैंड गिरती है। देन सैंड ब्लेंडर, डंपर से ब्लेंडर में जाती है, वहां पे वो ब्लेंड होती है। देन केमिकल ट्रांसपोर्टर्स, नाइट्रोजन पंपर, दैट इज a nitrogen bulk carrier, CTU unit, hot oil unit, and gravel slurry pumper. These are the basic equipments in the well stimulation operations. The guideline covers since the guideline is regarding safety, so WSS operations में उन्होंने precautions को दो भाग में divide किया है. The first one is general safety precaution, and second is the job specific safety precautions. The general safety precautions में है कि pre-job meeting covering the procedures for the job execution and associated hazard. ये एक पॉइंट मैं देखता हूँ कि सिंस बहुत सारे जॉब एसिड नाइट्रोजन रूटीन हो जाते हैं, आके इमीडिएटली लोग IM से बात करके लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि कोई एक मीटिंग, प्री जॉब मीटिंग है, वो मैनी टाइम्स बाईपास हो जाती है। हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सारे IMs को ये ध्यान देना चाहिए कि वो आके एक बार ब्रीफिंग जरूर दें। HF वगैरह में तो जरूर दिया जाता है बिकॉज द जॉब इज मोर क्रिटिकल, बट नाइट्रोजन एसिड मैं देखता हूँ बहुत बारी इस तरह का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है प्री जॉब मीटिंग ड्यूरिंग द वेल स्टिमुलेशन ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज प्री प्लान इक्विपमेंट लोकेशन। यस सर। इसमें आपने सही बताया, जैसे एसिड जॉब नवागांव में एक ऑयल में 273 में हमने एसिड जॉब करने के बाद उसका प्रोडक्शन कम से कम 10 गुना बढ़ गया था ना शर्मा जी, अगर है तो वी कैन से 200 प्लस क्यूबिक मीटर आ गया था ना। यस सर, यस Yes, सर, sir. 273। हाँ, Yes, तो sir. मतलब एसिड जॉब देखिए वो दिस काइंड ऑफ फ्लो अगर सेल्फ में आ जाता है एसिड जॉब के बाद, सो इट इज सो डेंजरस। तो आपको सारे प्रिकॉशन, आपको एसिड जॉब या नाइट्रोजन जॉब के टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दोस प्रिकॉशंस। कोई डेड वेल सोच के आपने बहुत ही कैजुअली ले रहे हो एंड अचानक वेल has become so much active कि it has started producing 200 cubic liquid, तो आप सोचो कि उसका FTHP वगैरह कितना होगा फ्लोइंग ट्यूबिंग हेड प्रेशर। ठीक है ना? ओके यस सर। हाँ शर्मा जी, मैं लगे आता हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उधर WSS में लोगों को सेंसिटाइज कीजिए कि वो एक प्री जॉब मीटिंग जरूर करें। बिल्कुल, ओके ओके। स्पेशली वो लिख तो रहे हैं आजकल CTU वगैरह और दूसरी जगह मैं देख रहा हूँ जैसे लिखते हैं वो, बट मैं आई विल स्पेशली मैं उनको थोड़ा भी सेंसिटाइज करता हूँ। ओके यस। नेक्स्ट इज प्री प्लान इक्विपमेंट लोकेशन। आके हमें इस WSS टीम तो अपने हिसाब से इक्विपमेंट को जरूर प्लेस करती है, लेकिन हमें जो हमारा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन IM या शिफ्ट कोऑर्डिनेटर, वो इस बात पे ध्यान दें कि द इक्विपमेंट प्लेस WSS जॉब के लिए जो इक्विपमेंट प्लेस किया जाता है दैट शुड बी अपविंड फ्रॉम द वेलहेड और वेंट्स और वेपर और गैस सोर्सेज, ताकि जो वेपर गैस या वेंट्स है या कोई गैस है एटमॉस्फेयर में वो इक्विपमेंट के ऊपर ना आए। हमें अपविंड डायरेक्शन में इक्विपमेंट्स को प्लेस करना है, नंबर 1। दूसरी हमें इस बात पे ध्यान देना है कि इमरजेंसी के दौरान हमें किस तरह एस्केप करना है इक्विपमेंट को। इस मैं ये समझ कि कई बार साइट रिस्ट्रिक्शन के कारण हर चीज पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन अगर दिमाग में ये चीज रहेगी तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द केसेस, 90% ऑफ द केसेस वी विल बी एबल टू प्लेस द WSS इक्विपमेंट एज पर दीज टू क्राइटेरिया ऑल्सो। अपविंड डायरेक्शन में रखना है और भागने की जगह, एस्केप करने की जगह होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3,
The activation or stimulation is not to be carried beyond daylight under the conditions of, और दिन में तो दिन के बाद तो करना नहीं, अंधेरा पड़ने में तो करना ही नहीं है, या अगर लाइटिंग हो रही हो या थंडर हो, हाई विंड है या हैवी रेन है, तब भी हमें स्टिमुलेशन ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए. All pumping lines should have a check valve as close to the wellhead as possible. हमें पता है कि backflow minimum हो, तो check valve should be very close to the wellhead as possible. And the lines should be pressure tested for not less than the maximum anticipated treating pressure. जो हमारा anticipated treating pressure है, उससे ज़्यादा pressure test होना चाहिए, but it should not exceed the rated working pressure of the equipment of the lowest rating. हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वो लाइन और वेलहेड, वहां जो डिफरेंट कनेक्शंस लगे हैं, उनमें से जो सबसे लोएस्ट रेटिंग का कनेक्शन होगा, वो ही पूरे सिस्टम का रेटेड वर्किंग प्रेशर बन जाएगा. इस बात का हमें ध्यान देना है. एंड वन मोर प्रिकॉशन वी जनरली टेक, बट कई बार दिमाग से उतर जाती है, वी शुड रिमेन क्लियर ऑफ द प्रेशराइज्ड लाइंस. कहीं भी जहां पे नाइट्रोजन एप्लीकेशन है, एसिड हो रहा है, जॉब स्टार्ट होने से पहले प्रेशर टेस्टिंग के दौरान ही आसपास खड़े नहीं होना है, और ऑपरेशन के दौरान भी उसके पास नहीं खड़े होना है. नेक्स्ट, नाउ जॉब स्पेसिफिक सेफ्टी प्रिकॉशंस. सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग नाइट्रोजन एप्लीकेशन. पहला, सबसे पहले कि जो भी हुक पॉइंट है, जो भी टाइन पॉइंट है, वहां पे प्रेशर नहीं होना चाहिए. उसी हिसाब से जैसे ये डॉक्यूमेंट, एज पर द डॉक्यूमेंट, मास्टर वॉल एंड विंग वॉल शुड बी क्लोज्ड, जो हम डाउनस्ट्रीम में कनेक्शन देते हैं. और इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी नए वेल्स में डबल एनुलस वॉल्स का प्रोविजन आ गया है, ताकि जो आउटर एनुलस वॉल जहां हम कनेक्शन देने जा रहे हैं, दैट शुड नॉट हैव एनी प्रेशर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड. अदरवाइज सिंगल एनुलस वॉल में क्या होता है, केसिंग माइट बी प्रेशराइज्ड, तो हमेशा एनुलस वॉल के डाउनस्ट्रीम साइड में कुछ ना कुछ प्रेशर नॉट, which is not advisable. इसीलिए आजकल डबल एनुलस वॉल्स का प्रोविजन दिया जा रहा है. While making connections, one should take care that the threads are clean and well lubricated. Return line is properly anchored. The control from the flow after nitrogen application जो है हमें एक चोक के थ्रू करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द फ्लो आर्म वॉल. और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर ब्लीड ऑफ पॉइंट या कोई सैंपल पॉइंट के अगेंस्ट में हम लेके सैंपल ना ले ना हम ब्लीड ऑफ करें. Avoid skin contact to the liquid nitrogen to prevent freeze burns. Next, safety precautions. Actually एक जॉब में 10 से 15 प्रिकॉशन दी गई हैं. मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 या 5 ही जो मोस्ट रेलिवेंट लगी, इंपॉर्टेंट लगी, उन्हीं को मैंने लिखा है. वन कैन गो टू द गाइडलाइन, जिसमें काफी 10 से 15 प्रिकॉशंस है हर जॉब के अगेंस्ट में. Safety precaution during HF job. The wellhead connections should have a pressure rating suitable for the expected surface fracturing pressure. जितना expected fracturing pressure है, उसके हिसाब से हमारे surface पे connections होने चाहिए. जहाँ पे pressure exceed करने का डर है, वहाँ पे हमें tree saver को use करना है. Another thing is all suction lines should have positive suction head. Sand gates, ये जो पॉइंट है, दैट इज फॉर सैंड कैरियर्स. दैट सैंड गेट्स शुड बी चेक्ड फॉर देयर ओपनिंग बिफोर पोजीशनिंग ओवर द ब्लेंडर. समटाइम्स ऐसा देखा गया है कि आपने सारा इक्विपमेंट प्लेस कर दिया, जब आप सैंड डालने लगे तो गेट पूरा खुला ही नहीं, या आधा ही खुला है, या वो खुल ही नहीं पाया. तो आपका सारा जो प्रोसेस है वो HF जॉब का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो सैंड गेट्स को, ये कॉमन प्रॉब्लम है, कि सैंड गेट्स को पहले से चेक करना चाहिए. नेक्स्ट इज द सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एसिडाइजेशन. द मेन हैजार्ड ड्यूरिंग एसिडाइजेशन इज ऑफ हैंडलिंग ऑफ एसिड्स. MSGS का खास ध्यान रखना चाहिए. एसिड कंटेनर्स शुड बी स्टोर्ड इन ए well ventilated space, and a person handling acid should have proper PPE
इंक्लूडिंग द ब्रीदिंग apparatus. ये ब्रीदिंग apparatus तो मैंने WSS टीम के पास नहीं देखा, मैं एक बार इस बारे में नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि एसिड जॉब के पास एसिड जॉब के दौरान उनके पास ब्रीदिंग apparatus होता है कि नहीं. नेक्स्ट इज एसिड स्पेसिफिक MSDS शुड बी अवेलेबल विद देम, हमारे पास भी होना चाहिए. एंड एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ लाइम और सोडा शुड बी अवेलेबल टू न्यूट्रलाइज एसिड स्पिल. हालांकि कोई भी बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन जो WSS हमारे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दैट इज सोडा ऐश यूज करता है न्यूट्रलाइज करने के लिए, दैट इज सोडियम कार्बोनेट. नेक्स्ट, safety precautions during hot oil. The first one is at no stage the pumping pressure should exceed the burst pressure of the casing or the formation fracturing pressure. That is quite obvious. हम लोग hot oil उतने pressure पे करते ही नहीं कि formation pressure fracturing pressure तक जाए. But still one should keep this pressure also in the mind. क्योंकि hot oil के लिए sometimes the tubing is choked or at times annulus is also choked. तो हम जब उसमें पंप करते हैं तो ये बात का जरूर ध्यान रखें कि प्रेशर फॉर्मेशन फ्रैक्चरिंग प्रेशर से एक्सीड ना करे, क्योंकि केसिंग ब्रस्ट प्रेशर तो कहीं ज्यादा होता है. द चोक इन द रिटर्न लाइन शुड नॉट बी रिमूव्ड, शुड बी रिमूव्ड व्हाइल कैरिंग आउट ऑपरेशन. आप जब हॉट ऑयल करें तो उसकी रिटर्न लाइन में चोक जो हमेशा निकाल दें अगर फिक्स चोक है, एंड इंस्टॉल्ड एज सून एज द वेल बिकम्स एक्टिव. Another important thing is fire extinguisher should be readily available. Fire water pump का discharge या उसके functioning हमें पहले से check करके रखनी है. Shutdown, any shutdown in the hot oil, अगर कोई job कहीं कोई leakage हो जाती है तो operation को immediately हमें stop करना है. Next is no open flame shall be used for initiation of burner. Yes. हमारे यहाँ पे, हाँ जी, no open flame should be used for initiation of burner. Yes, sir. हमारे यहाँ जो हॉट ऑयल यूनिट यूज हो रही है उसमें दैट इज डीजल फायर्ड यूनिट. हम डीजल से बर्नर को डीजल बर्नर को इग्नाइट करते हैं और डीजल बर्न करके हम हीट प्रोड्यूस करते हैं और उससे हम हॉट ऑयल को हीट अप करते हैं. बट द फ्लेम शुड नॉट बी ओपन, शुड बी इन एनक्लोज्ड एरिया. Temperature of the fluid being heated should be constantly monitored at the outlet. वो तो हम करते ही हैं, जनरली 85 डिग्री तक उसको हीट अप करके काम किया जाता है. Proper PPE such as heavily padded or insulated leather gloves shall be worn to avoid being burnt by the hot oil. Next is the safety precautions during coil tubing operation. Coil tubing operation के लिए सबसे main precaution है उसके equipment का placing. The extra care should be taken during the CTU movement because of its size of the vehicle. Spark arrestor, as we know, should be installed in the engine exhaust. Coil tubing BOP should be pressure tested at the rating working pressure before the job. In case of acid job, along with CTU, adequate number of breathing apparatus should be available. Next is the crane, which is used during the CTU operation, should be properly maintained as per the OSD standard RP205 for crane maintenance. An injector, the standard share injector should be held with the help of crane. कई बार हमारे यहाँ पे डिस्कशंस हुआ है कि ट्रैवलिंग ब्लॉक से उसको इंजेक्टर को लिफ्ट करना चाहिए या उसको हम पकड़ के रख सकते हैं. But the standard share the injector should be held with the help of the crane. Next is no other person should be allowed in the cabin as small distraction can cause serious accident. That's all from my side. Thanks a lot. बढ़िया प्रेजेंटेशन कॉलेज, गुड.